Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी। सेना ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत यह कार्रवाई की गई। मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। हालांकि सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। आतंकियों के पास से अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल, ग्रेनेड मिले हैं। इनके अलावा और भी कई संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। खुफिया जानकारी के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। संसद के मानसून सत्र का छठा दिन हलचल भरा रहा। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य फोकस पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि सेना को खुली छूट दी गई, जिसके तहत 9 ठिकानों पर हमला कर 100 आतंकियों को मार गिराया गया और भारत के किसी महत्वपूर्ण एसेट को नुकसान नहीं हुआ। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि संघर्ष के पहले और उसके दौरान जो भी राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह हासिल कर चुके थे। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अध्यक्ष, मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई ने खुफिया चूक और विदेश नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर चर्चा में शामिल होने को कहा। सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पूरा देश और विपक्ष पीएम मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। ये क्यों हुआ? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया। हम सब एकजुट हुए। हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? यूपी में बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 29 घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से यह हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव ने बताया कि हादसे के बाद पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ CHC पहुंचाया।
पंजाब में जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में 3 मरीजों की मौत हो गई। आरोप है कि ऑक्सीजन का दबाव अचानक कम हो गया, जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आई। इस घटना के बाद मरीजों के रिश्तेदारों ने हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर जांच के आदेश दिए गए। जालंधर कलेक्टर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। सर्जन साहब ने बताया और मीडिया के सूत्रों से पता लगा था कि यहाँ 3 डेथ हुई है और एलिजिडली इसी कारण से जो आप बता रहे हैं उसके कारण से हुई है। पर साथ ही जो हमारे मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, इन्होंने एक जो इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। तो जो सही कारण है वो तो कमेटी की रिपोर्ट जब एक्सपर्ट बताएंगे उसी से पता लगेगा। पंजाब के लुधियाना से देर रात जगेड़ा नहर पुल मलेरकोटला रोड पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें से 2 बच्चों समेत 6 की मौत हो गई। वहीं 4 लोग नहर में लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी लोग हिमाचल से माता नैना देवी के दर्शन कर अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। ओवरलोड पिकअप का एक वाहन को ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा जारी नई ओबीसी लिस्ट के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करेगा। सीजेआई ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि हाईकोर्ट इस तरह कैसे रोक लगा सकता है। रिजर्वेशन का मामला कार्यपालिका के काम का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 9 लाख सीटें खाली हैं, टीचर्स की भी भर्ती होनी है, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने नई लिस्ट के मुताबिक ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी के तहत 140 उपजातियों को शामिल किया था। कैश बरामदगी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका यहां आनी ही नहीं चाहिए थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा, ये याचिका इस तरह दाखिल नहीं होनी चाहिए थी। इस केस में पहला पक्ष सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि आपकी शिकायत उल्लिखित प्रक्रिया के विरुद्ध है। जस्टिस दत्ता ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट की भी मांग की, जिसमें जस्टिस वर्मा को कैश बरामदगी मामले में गंभीर कदाचार का दोषी माना गया था। उन्होंने जस्टिस वर्मा के पैरवीकार वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि ये रिपोर्ट रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल का कहना था कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। हालांकि जस्टिस दत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट यहां लगानी चाहिए थी। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो और नासा मिलकर पहली बार ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं जो पूरी धरती पर नजर रखेगा। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। इसे 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। करीब 2400 किलो वजनी इस सैटेलाइट में 2 तरह के खास राडार लगे हैं, नासा द्वारा विकसित एल बैंड और इसरो द्वारा विकसित एस बैंड। ये दोनों मिलकर हर 12 दिन में धरती की डिटेल तस्वीरें भेजेंगे। इस सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिक भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियरों के पिघलने, जंगलों में बदलाव, खेती और समुद्र से जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख सकेंगे। इसके डेटा की मदद से क्लाइमेट चेंज को समझने, प्राकृतिक आपदाओं की समय रहते पहचान करने और कार्बन सर्कुलेशन जैसे मुद्दों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। खास बात यह है, निसार से मिलने वाला डेटा पूरी दुनिया के लिए मुफ्त और ओपन रहेगा। ये सैटेलाइट अगले 5 वर्षों तक काम करेगा और धरती के बदलते स्वभाव की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के कोच की सफल टेस्टिंग कर ली है। ये टेस्टिंग चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में की गई। ये उपलब्धि न सिर्फ भारतीय रेलवे के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा कदम है। ये ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी और भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करेगी। बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण से बिजली बनाकर चलती है। ये ट्रेन डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये ट्रेन चलते समय धुआं नहीं बल्कि केवल जलवाष्प छोड़ती है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है
और एक बार में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गुजरात सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एआई एक्शन प्लान 2025 से 2030 तक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस योजना को हरी झंडी दी, जिसका मकसद है सरकारी कामकाज को और स्मार्ट बनाना, योजनाओं को ज्यादा असरदार बनाना और लोगों तक सेवाएं तेजी से पहुंचाना। इसके लिए एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स ने सुझाव दिए थे। योजना के तहत 6 अहम क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे डेटा की सुरक्षा, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना, नई तकनीकों पर रिसर्च और डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स को सहयोग, लोगों को ट्रेनिंग देना और एक भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाना। सरकार अब राज्य स्तर पर एक एआई डेटा रिपोजिटरी बनाएगी, एआई फैक्ट्रियां शुरू होंगी और अलग अलग विभागों में पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा एआई और डीप टेक मिशन भी शुरू होगा, जो इस पूरी रणनीति की निगरानी करेगा और उभरती तकनीकों को बढ़ावा देगा। अब खबरें दुनिया की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक बाजार में मास शूटिंग की घटना हुई है, जिसमें एक हमलावर ने गोलीबारी करते हुए कम से कम 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले के बाद हमलावर ने अपनी भी जान ले ली, यानी कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में से 4 पुलिसकर्मी थे, जबकि एक महिला थी। ये घटना बैंकॉक के बैंग सू जिले में हुई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं के बीच शांति वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के चलते बीते दिनों में भारी गोलीबारी हुई है। इसमें 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक हैं। इस बैठक में थाईलैंड की तरफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायाचाई और कंबोडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हुन मानेट हिस्सा लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता मलेशिया करेगा। मलेशिया इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ASEAN की अध्यक्षता कर रहा है। उसने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर बुलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। इसे ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा और फायदेमंद समझौता बताया। ट्रंप ने कहा कि इस डील के तहत सभी देशों के बाजार खोल लिए जाएंगे और EU पर अलग अलग क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस डील के तहत यूरोपीय संघ अब अमेरिका से और ज्यादा रक्षा उपकरणों की खरीदारी करेगा। वहीं दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा सौदा हुआ है। So we're going to do the following. The European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy. $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion more than they're investing already. So they're investing a large amount of money. You know what that amount of money is. It's very substantial, but they're going to invest an additional $600 billion. They're agreeing to open up their countries to trade at zero tariff. यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये डील दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि चिप्स सेक्टर से जुड़ी नीतियां जल्द लाई जाएंगी। On a single 15% tariff rate for the vast majority of EU exports. This rate applies across most sectors, including cars, semiconductors, pharmaceuticals. This 15% is a clear ceiling, so no stacking, all inclusive. So it gives much needed clarity for our citizens and businesses, and this is absolutely crucial. Today we have also agreed on a 0 for 0 tariffs on a number of strategic products. This includes all aircraft and component parts, certain chemicals, certain generics, semiconductor equipment, certain agricultural products, natural resources and critical raw materials.
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।